एहसान साहब, एक तरफ तो मुज़ाकरात की मेज़ जो है वो सजने जा रही है और आज हमने देखा कि पाकिस्तान में भी बड़ी गैर मामूली किस्म की मुलाकातें हुई हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म हाउस जाके वज़ीर आज़म से मुलाकात की और इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और DGISI और मुशीर कौमी सलामती भी मौजूद थे। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि कशीदगी अभी बरकरार है, हमलों में तेज़ी भी सामने आ रही है। ऐसे में अमेरिका की ये प्लानिंग भी सामने आ रही है कि खाक जजीरे पर वो अपना कंट्रोल हासिल करना चाहता है। तो सर, एक नेवल और जॉइंट ऑपरेशन के तौर पर ये ऑपरेशन जो है वो कितना पेचीदा है और क्या ये मुमकिन भी है अमेरिका के लिए या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाए बगैर मैं इस ऑपरेशन को समझाने की कोशिश करूंगा। जी। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक पोस्चर है वो ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और CDF की जो इन्वॉल्वमेंट रही है उसकी वजह से हम इस जगह तक आज पहुंचे हैं कि अब हमने साइड चूज नहीं की, हमने एक रोल चूज किया है और उस मीडिएशन एफर्ट की आज एक मुंह बोलता सबूत ये है कि तीन जो हैं फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस इतने बड़े मसले का कोई हल निकाला जा सके। फिर आपने अपने इंट्रो में भी कहा और आपने सवाल में भी पूछा कि खार्क आइलैंड पे क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खार्क आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट किस वजह से है। देखें, खार्क आइलैंड जो है वो ईरान की जो तेल की जो तरसील है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वहां से तकरीबन 90% तेल जो है ईरान का वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन वहां से तेल निकाला नहीं जाता। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर वो खार्क आइलैंड पे काबू कर भी लेते हैं, कब्जा कर भी लेते हैं या उसको तबाह भी किया जाता है, यस, जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन जो ऑयल वेल्स हैं जहाँ पे तेल जहां से निकल रहा है वो ईरान के मेनलैंड पे है, वो अपनी जगह मौजूद रहे। अब खार्क आइलैंड खुद जो है वो एक बहुत छोटा सा जजीरा है, कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वहां पे आसपास कोई भी प्रोटेक्शन ऐसी नहीं है। और जब भी हम एम्फीबियस असॉल्ट्स करते हैं कि जी। जिसमें पानी के रास्ते या हवा के जरिए फौजें जो हैं किसी खुश्की के ऊपर लैंड की जाती हैं, ये मिलिट्री प्लानिंग प्रोसेसेस के अंदर एक मुश्किल तरीन और जिसमें बहुत हाई लेवल की जॉइंटनेस चाहिए होती है। इसमें कोई शक नहीं है। टेक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल पे जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोपोंडेंस अमेरिकन की है, शायद ही दुनिया में किसी और की है, वो बहुत बहुत मजबूत है इस मामले में। लेकिन खार्क आइलैंड देखें, बिल्कुल पर्शियन गल्फ में तकरीबन नॉर्थ वाली साइड पे है, कुवैत और इराक के बॉर्डर से थोड़ा ही दूर है। वहां पे पहुंचाने के लिए अभी जापान से अमेरिका ने अपना एक मरीन एक्सपीडिशन यूनिट जो कि USS ट्रिपोली का और सैन डिएगो से USS बॉक्सर का मूव किए हैं। 2000 ट्रूप्स 82nd एयरबॉर्न के भी मूव किए हैं, लेकिन इनको वहां पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। और अगर वो पहुंच भी जाते हैं तो इस एम्फीबियस असॉल्ट करने के लिए उनको फिर होर्मुज से ही तो गुजरना पड़ेगा, जी। और होर्मुज पे इस वक्त कंट्रोल ईरान का है। तो पहले तो उनको वो सारी एनवायरनमेंट और सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पे उनके पास मुकम्मल सी कंट्रोल हो, फेवरेबल एयर स्पेस हो, तब जाके वो इस आइलैंड के ऊपर कोई बूट्स ऑन ग्राउंड का सोच भी सकते हैं। और अगर इस दौरान वहां पे माइनिंग ऑपरेशन हो जाता है तो प्रीकर्सर ऑपरेशंस अपना एक बहुत लंबा टाइम लेते हैं और उसमें बहुत ज्यादा जानी नुकसान भी होता है। ये याद रखिएगा कि वियतनाम वॉर के बाद से जो सबसे बड़ा एक टैबू समझा जाता है अमेरिकन सोसाइटी के अंदर वो है बॉडी बैग्स। अमेरिका में काले बैग्स के अंदर बंद हुई हुई लाशें एक्सेप्ट होने की टॉलरेंस नहीं है। और यही वजह है कि वहां के लोग इस बात पे परेशान है कि अगर ये जंग बढ़ती है और ड्राफ्ट ऑर्डर निकलता है तो यंगस्टर्स को, जिनको पता ही नहीं है कि जंग लड़ी किस लिए जा रही है, उनको इस जंग में धकेल दिया जाएगा। बिल्कुल एहसान साहब, ये बात आपकी ठीक है। अभी तक तो जो डिटेल्स सामने आई हैं, 13 अमरीकी फ़ौजी जो हैं मुख्तलिफ हमलों में हलाक हो चुके हुए हैं। आपने बूट्स ऑन ग्राउंड की बात की, तो अगर बूट्स ऑन ग्राउंड की सिचुएशन होती है तो मज़ीद उनको बॉडी बैग्स जो है वो उठाने पड़ेंगे और अमेरिका इस पोजीशन में है नहीं। अब मसला ये है कि ईरान ने कहा है कि अगर हमारी तवानाई की तनसीबात पर अगर आप हमला करते हैं या वहाँ पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेंगे तो हम सऊदी अरब की बंदरगाह यंबा और फजीरा को निशाना बनाएंगे। और ये वो बंदरगाहें हैं जहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो अगर वो बंद होती है तो मुतबादल जो बंदरगाहें हैं जहां से तेल की सप्लाई हो रही है वो यही रास्ता है। तो ये जो धमकी है ईरान की, ये कितनी संजीदा है और क्या ईरान जो है इस हद तक जाएगा आपके ख्याल में? ये बहुत संजीदा है। ये देखें, ये जब जंग शुरू हो चुकी थी तो आपने शायद सुना हो, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस टॉक वो कर रहे थे और उन्होंने कहा जनाब कि ईरान ने तो अपने आसपास के न्यूट्रल ममालिक जो हैं उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं, उसको करने का कोई हक नहीं था। या ईरान ने जो है वो हमारी कैलकुलेशन में नहीं था कि ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। लेकिन जब आपने एक मुल्क को कॉर्नर कर दिया है, वो अपनी एग्जिस्टेंशियल
लड़ाई लड़ रहा है, उसके उसकी कायम रहने के ऊपर सवालात हो रहे हैं, तो वो जहां पे भी उसको अपने दुश्मन के इंटरेस्ट नजर आएंगे और या इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करेगा, तो वो करेगा। मुख्तलिफ कई जगह ऐसी भी हैं जहां पे ईरान ने अटैक किया नहीं था, लेकिन उसको ये शो किया गया कि ये ईरान ने किया है। अरामको पे एक अटैक था, ओमान के सलाला पोर्ट के ऊपर था, टर्की पे हुआ, अजरबैजान पे हुआ, जो कि आईआरजीसी ने डिनाई किया कि हमने अटैक नहीं किया। इसमें सबसे बड़ा जो जो स्पॉइलर है वो है इसराइल, क्योंकि इसराइल चाहता है कि जंग जारी रहे। इसराइल चाहता है कि इसमें बाकी अरब ममालिक शामिल हो, और ईरान को इस सिचुएशन में लेकर आया कि वो मजबूर हो जाए इस तरह का कोई कदम उठाने के लिए। इसलिए इस पे डिप्लोमेसी जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सिर्फ ईरान वाली साइड पे नहीं, अमेरिका वाली साइड पे भी। जो पावरफुल मुल्क हैं, चीन है, रूस है, पाकिस्तान अभी खुद इस तरह की एक पोजीशन में है कि जहां पे वो निगोशिएट कर सकता है ईरान और अमेरिका दोनों के साथ। इसराइल के साथ तो जारी बात है हमारी नहीं है, जी। लेकिन अमेरिका के साथ इस चीज पे निगोशिएट जरूर किया जा सकता है। और दोनों साइडों को कोई एक रिस्पेक्टेबल वे आउट ढूंढना पड़ेगा, कोई ऑफ रैंप निकालना पड़ेगा, वरना इसमें इस जंग के जो आफ्टर माथ है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत खौफनाक होगा। इसकी हम ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जी, दोनों साइड्स को जो है बड़ा रिस्पेक्टेबल किस्म का एक सोल्यूशन इसमें ढूंढना होगा, और एफर्ट्स भी हो रही हैं, आपको पता है मेल मुलाकातें भी चल रही हैं, और पाकिस्तान का रोल जो है बड़ा इसमें लीडिंग रोल है और पूरी दुनिया से एक्नॉलेज भी कर रही है। लेकिन एहसान साहब, यम्बा और फजीरा की हमने बात की थी, अगर ये मुतबादल रूट्स भी अगर मुतासर हो जाते हैं तो आलमी तेल की सप्लाई जिस पर पहले ही काफ़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, उसका असर दीगर दुनिया के ममालिक में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद क्या इसका इफेक्ट होगा? जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो वो भी उसमें निकल जाएगी फिर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इंडियन ओशन के अंदर आने के लिए ना दो बड़े रूट हैं। एक ईस्ट से मलाका का है, और ये वेस्ट में जो है बाब अल मंदब और सुएज कैनाल वाला रास्ता है। अभी जितना तेल हुर्मुज बंद होने से जो वेस्ट की तरफ तेल जाना है वो, या ईस्ट की तरफ जाना है, वो बंद हुआ है। अगर बाब अल मंदब बंद हो जाता है तो जो बाकी सोर्सेज हैं, जैसे अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट है, या ये ब्लैक सी में से तेल निकल आए, या अमेरिका की तरफ से हम तेल लेकर आए, अगर ये रास्ता भी बंद हो जाता है तो सारी शिपिंग जो है वो साउथ अफ्रीका की तरफ से आएगी, जिससे कई दिन का की मुसाफिर और कई डॉलर पर बैरल की कीमत जो है तेल की वो बढ़ जाएगी सिर्फ उसको यहाँ लाने के लिए। तो ये तो एक ऐसा मामला है। और अगर आपने देखा, कल से हुतीज ने जो है वो दोबारा से अपना जंग के अंदर शमूलियत का ऐलान कर दिया है। और पहले भी चंद माह पहले जब उन्होंने रेड सी के अंदर ये मिसाइल और ड्रोन्स मारने शुरू किए थे, तो एक नॉर्मल कंटेनर शिप की कीमत जो फ्रेट पे 2200 से $2500 थी, वो $6000 तक चली गई थी। तो ये तो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे वो तमाम ममालिक जो कि ऑयल पे डिपेंडेंट है, और पाकिस्तान भी उनमें से एक शामिल है। अच्छा एहसान साहब, अभी तो पूरी दुनिया में क्राइसिस की सी सिचुएशन है, और ख़ास तौर पर जो तेल प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज़ हैं उनकी मुश्किलात वैसे ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि वो तेल बेचते हैं तो उनको ठीक ठाक पैसे उसके मिलते हैं। जो ख़रीदने वाले मालिक हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। अब ख़तरात तो हर जगह मौजूद हैं, आपने आबनाए हुर्मुज़ का बता दिया, और दीगर जो बंदरगाहें, सऊदी बंदरगाहें, वहाँ पर भी ख़तरात मौजूद हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास भी तो गवादर पोर्ट है, वो भी उसका बड़ा पोटेंशियल है। इस सिलसिले में उसका क्या रोल देखते हैं? पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में मिल सकती हैं? इमरान, बहुत अच्छा आपने सवाल ये पूछा। देखिए, हमें सिर्फ ऑयल और गैस का प्रॉब्लम नहीं है, हमारी ट्रांसशिपमेंट का भी प्रॉब्लम है। ये जितने भी यूएई के जो पोर्ट्स हैं, ये सिर्फ ऑयल और गैस के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट का भी बहुत ज़्यादा काम था। यानी हमारी जो इंपोर्ट्स हैं या एक्सपोर्ट है वो डायरेक्टली पाकिस्तान आ नहीं रही होती, या जा भी यहाँ पे डायरेक्टली नहीं रही होती। ये पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे जाती है, वहां से बड़े जहाज आके इनको ले जाते हैं। आपने सुना ही होगा कि कराची पोर्ट के ऊपर पिछले 24-25 दिन के अंदर जितना कंटेनर्स की हैंडलिंग पिछले पूरे एक साल में हुई थी, उतनी इन 24-25 दिनों के अंदर हो गई है। और ग्वादर एक ऐसी जगह के ऊपर मौजूद है जो बिल्कुल गल्फ ऑफ ओमान के ओपनिंग के ऊपर है। वो ट्रांसशिपमेंट का किरदार जो कि फुजेरा के ऊपर या पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद बाकी मिना सलमान वगैरह के ऊपर हो सकता था, ग्वादर आइडियली सूटेड है, बहुत वेल प्रोटेक्टेड है। पाकिस्तान नेवी की टास्क फोर्स 88 वहां पे मौजूद है, जो कि तो जहाजों को अंदर बाहर जाने के लिए हर वक्त वहां पे मौजूद रहती है। ठीक है, मानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है,